नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा और आज सबसे पहले खबर अमेरिका की। तुम्हारी लीड स्टोरी है अमेरिका की आग। इस आग के संकट के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये आग फैल रही है और अब तक कितना नुकसान कर चुकी है ये अमेरिका का। इसके साथ साथ ये जानेंगे कि ग्रूमिंग गैंग्स वाले मामले पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर क्या अब परेशानी में पड़ गए हैं। इलॉन मस्क ने बढ़ा दी हैं उनकी मुश्किलें, और साथ ही पिछले बीते साल दुनिया का क्या रहा हाल। जब तक का रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके हिसाब से 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल रहा। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। और अमेरिका में एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ बर्फबारी से हलकान हो रहे हैं लोग। कहां कहां पे हो रही है बर्फबारी। और साथ साथ चीन की बात। चीन में नया साल आने से पहले हर तरफ किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। अब सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी। तो बात करते हैं अमेरिका के आग की। ये आग कैलिफोर्निया में लगी है और उसमें अब तक मैनहट्टन से भी बड़ा इलाका जल चुका है। तकरीबन 2 लाख लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की बत्ती गायब है। कहा जा रहा है कि आग से अब तक 11,610 अरब रुपयों का नुकसान हो चुका है। तस्वीरें एक एक करके आपको दिखाते हैं। लॉस एंजलिस में पासाडेना के पास ईटॉन की आग ने तकरीबन 5,000 इमारतों को जला दिया है। इस तरह की ये आग है, पूरे के पूरे जंगल में आग लगी हुई है, गाड़ियों को जला डाला है। इसके पश्चिम में 5,300 जगहों पर आग लगी हुई है और हेलीकॉप्टर से बारिश पानी के जरिए आग पर काबू पाने के काम को रात को भी लोग कर रहे हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में आग से ये हाल हो गया है कि जगह जगह काली पड़ी इमारतें दिख रही हैं। कम से कम 5 चर्च, 1 सिनेगॉग, 7 स्कूल, 2 लाइब्रेरी, बार, बैंक, स्टोर्स इस आग में खाक हो गए हैं। सरकार ने नुकसान का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन एक निजी कंपनी के मुताबिक 135 अरब से लेकर 150 अरब डॉलर यानी 11,610 अरब रुपयों तक का नुकसान हुआ है। ये रकम यूक्रेन की जीडीपी से बस जरा सी ही कम है। आसमान से ये नज़ारा दिखाई दे रहा है और ये बेहद डरावना है। चारों तरफ आग फैली हुई है, जहां तहां जली हुई गाड़ियां, ट्रक नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर आग बुझाने की कोशिश हो रही है। और कैलिफोर्निया के जंगल विभाग का ये कहना है कि लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ये आग फैली है। आग की वजह से कैलिफोर्निया के 3,60,000 घरों और दफ्तरों की बत्ती गुल है। This is absolutely the worst fire I've ever seen in my life. इस भयानक आग में भी अभिनेता स्टीव गुटनबर्ग का घर किस तरह से बच गया है। उन्होंने बताया कि वो जब गुरुवार की सुबह सोकर उठे तो उनके आसपास डराने वाला नज़ारा था, लेकिन उनकी संपत्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अब बात करते हैं पेरिस हिल्टन की। अभिनेत्री पेरिस हिल्टन का घर आग से नहीं बच सका। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके अपने घर की हालत बयान की है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि जहां पर पेरिस हिल्टन का घर था वहां अब कुछ दीवारें भर नजर आ रही हैं और बाकी घर मलबे में बदल गया है। हमारे सहयोगी विष्णु शोम कैलिफोर्निया के उस इलाके के आसपास हैं जहां पर आग लगी है और जहां पे आग से पीड़ित बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं। देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। मैं ऑल्टाडीना से अब रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे पीछे एक फायर इंजन, फायर कर्मचारी अब इस फायर को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पानी का एक पाइपलाइन लगाया गया है। हमें बताया गया है कि इस जगह से ज्यादा आगे न आए, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आग जल रहा है और इस पूरा इलाके में काफी घर, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, नष्ट हो चुके हैं और अभी भी यहाँ से आग या स्मोक दिखाई दे रहा है।
और ऐसे बहुत सारे मकान हैं इस इलाके में जो एकदम या ध्वस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जैसे ये मकान, ये घर, आप जैसे देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है। और इस पूरे क्षेत्र में हमने कम से कम 30 या 40 घर गिने हैं जो एकदम ध्वस्त हो चुके, खत्म हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे आगे एक बड़ा सा फायर है जो अभी भी जल रहा है। कुछ मिनट पहले ये नहीं था। हम 10 मिनट या 15 मिनट पहले जब मैं इस दिशा में देख रहा था, ये बड़ा आग नहीं था। एक गाड़ी है यहाँ जो एकदम आग में जल गया है। और ऐसे बहुत सारे मकान हैं जो खत्म हो चुके हैं। और इनके बीच में एक आध मकान है जिसपे आग नहीं जला है और वहां को कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो वो भी दिखाई दे रहा है इस पूरा जगह में। ये पूरा काबू कब होगा, ये सिचुएशन काबू कब होगा, ये कंट्रोल कब होगा? ये कंट्रोल सिर्फ तब हो सकता है जब विंड स्पीड कम हो। फिलहाल विंड स्पीड थोड़ा कम रह चुका है, अभी भी विंड्स है, पर फायर फाइटर्स को कहना है कि जब तक विंड्स होते तब तक फायर्स अनकंटेन्ड है। ग्रूमिंग गैंग्स के मुद्दे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीथ स्टारमर संकट में दिख रहे हैं। हालांकि ग्रूमिंग गैंग्स की जांच का प्रस्ताव संसद में गिर गया है। ग्रूमिंग गैंग्स के मुद्दे पर एलॉन मस्क लगातार उनको निशाना बना रहे हैं और स्टारमर खुद को बेकसूर बता रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर निशाने पर आई कीर स्टारमर की सरकार के लिए फिलहाल राहत की बात है कि इस मुद्दे पर जांच शुरू करने की कंजर्वेटिव पार्टी की कोशिश नाकाम रही है। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रस्ताव के पक्ष में 111 वोट पड़े हैं और विरोध में 364, यानी 253 वोटों से प्रस्ताव गिर गया है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के लिए ये राहत काफी नहीं है, क्योंकि ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर एलॉन मस्क लगातार उन पर हमले कर रहे हैं। बल्कि अब तो उन्होंने ब्रिटेन के राजा से भी मांग कर दी है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। कीर स्टारमर मस्क का नाम लिए बिना खुद को बेकसूर साबित कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो 2008 से 2013 के बीच अभियोजन सेवा के निदेशक थे। इसी दौरान ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया। उन्होंने जिस भी मामले को हाथ में लिया वो अदालत तक पहुंचा और उसमें कार्रवाई हुई। सरकार में आने के बाद कीर स्टारमर पहला बड़ा संकट झेल रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन में लालच देकर या डरा धमकाकर बच्चों का शोषण करने वाले ग्रूमिंग गैंग्स ने तकरीबन 50,000 लड़कियों को अपना शिकार बनाया, लेकिन शिकायत सिर्फ 5,000 लड़कियों ने की थी। ज्यादातर बच्चियों की उम्र 16-17 साल की थी, लेकिन कुछ बच्चियां इनसे भी कम उम्र की थीं और ज्यादातर अपराधी पाकिस्तानी मूल के पुरुष थे। उसके बाद बांग्लादेशी और कुछ दूसरे एशियाई देशों से। ऋषि सुनक की सरकार ने इस मामले में कार्रवाई के लिए ग्रूमिंग गैंग टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं हो सका। अब ये मामला काफी बढ़ गया है क्योंकि एलॉन मस्क ने इसे अपने हाथों में ले लिया और अमेरिका के चुनावों में ट्रंप की जीत के बाद मस्क की दुनिया भर में सुनी जा रही है और उन्होंने हर देश में अपना एक अलग समर्थक वर्ग तैयार कर लिया है। तो क्या है ये ग्रूमिंग गैंग्स और किस तरह की हलचल खड़ी कर रहे हैं ये ब्रिटेन की राजनीति में? एलॉन मस्क का इसमें क्या दखल है? इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी के पूर्व पत्रकार नरेश कौशिक जी। नरेश कौशिक जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले ये समझा दें कि इस पर एक चर्चा ये भी है कि इन्हें एशियंस ना कहा जाए, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स। उसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और एलॉन मस्क ने उनका समर्थन किया। तो क्या इसमें एशियंस सिर्फ पाकिस्तान के ही हैं या कुछ दूसरे देश के लोग भी शामिल हैं? क्योंकि ये मांग बहुत बढ़ रही है कि इन्हें पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग कहा जाए। इसमें ज्यादातर लोग तो पाकिस्तानी मूल के हैं और ये बात बहुत सारी जो रिपोर्ट्स, बहुत सारे जो सर्वे हुए हैं, जो पुलिस में जो रिपोर्ट दाखिल हुई हैं, जो यहाँ मीडिया में जो रिपोर्टें आई हैं, उसमें बहुतायत जो है पाकिस्तानी लोगों की है। कुछ उसमें बांग्लादेशी भी हैं और कुछ जो हैं, कुछ केसेस में कुछ यहाँ के जो गोरे लोग हैं वो भी शामिल हैं। कोई भारतीय का हमने अभी तक नाम नहीं सुना, लेकिन भारतीय लोगों को इससे आपत्ति होती है
है कि एशियन में तो फिर भारतीय मूल के लोग यहाँ सबसे ज्यादा हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि उन्हें आप क्यों इसमें घसीट रहे हैं, उनके लोग तो शामिल नहीं हैं, ज्यादातर लोग तो पाकिस्तानी मूल के हैं। तो यही बात जो है प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भी अपनी ट्वीट में कही, जिसको एलन मस्क ने उसका एक तरह से समर्थन किया। लेकिन एलन मस्क ने ही इस मामले को एक तरह से रिवाइव किया है। इस पर इतने सालों में, ये देखिए 30 साल पुराना, 30 साल से चल रहा है और अभी तक ये जो ग्रूमिंग गैंग्स, बिल्कुल अभी तक इतने सारे लोगों को सजाएं मिल चुकी हैं, दर्जनों लोगों को, लेकिन इसके बावजूद ये ग्रूमिंग गैंग्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। अभी पिछले साल की ही जो आंकड़े हैं, 7,500 के करीब केसेस इसके दर्ज हुए हैं। और यहाँ की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उसका तो ये कहना है कि ये यहाँ पर अभी 4-5 शहरों में नहीं सीमित है, ये ब्रिटेन और वेल्स के कोई 50 शहरों में ये ग्रूमिंग गैंग इसमें एक्टिव हैं। और जो वहाँ के कंजर्वेटिव पार्टी के एक नेता, जो कि यहाँ के अध्यक्ष पद का भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे, लेकिन उनका ये कहना है कि ये देखिए, ये मामला कल्चरल है, तो इसलिए कि कुछ एक वर्ग के लोग एक समुदाय से आते हैं और वो ज्यादा ये कर रहे हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, जिसको लेकर काफी उनकी आलोचना हुई। क्योंकि आप जो है पूरे समुदाय को तो दोष नहीं दे सकते, पूरी हाँ। पाकिस्तानी की कम्युनिटी को भी नहीं आप कह सकते कि वो इसमें शामिल है। ये है कि एक बड़ी तादाद इसमें पाकिस्तानी मूल के तो लोगों। जी बिल्कुल, तो इसी के लिए ये भी कहा जा रहा है, कीथ स्टार्मर पर ये आरोप लग रहे हैं, एलोन मस्क ने भी कहा कि कार्रवाई नहीं की तब, और शायद वोट बैंक के लिए नहीं की। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, क्योंकि जितने भी ये जो छोटे छोटे शहर हैं या कस्बे हैं, वहां पर लेबर पार्टी की काउंसिल्स हैं, और वहां पर लेबर पार्टी के लिए वहां पर पाकिस्तानी वोट काफी, पाकिस्तानी मूल के लोगों का वोट काफी महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे इस तरह के सर्वे हुए हैं, जिसमें पुलिस पर दबाव डाला गया कि आप कम से कम इन लोगों के आपका एक्शन लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि ये किस समुदाय के हैं। तो ये बात बार बार जो है, यही बात एलन मस्क ने भी उठाई है। लेकिन ये यहाँ के जो प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर का मामला का नाम इसमें इसलिए आता है क्योंकि वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन थे 2008 से 2013 तक, जो कि या मान लीजिए आप सर्वोच्च अधिवक्ता, आप प्राधिवक्ता कह सकते हैं। तो उन्होंने एक केस में ये हुआ था कि उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा कि देखिए, हमें इसके लिए पूरे प्रमाण नहीं है, तो इस पर आप मुकदमा इन लोगों पर नहीं चलाइए। और उसमें पाकिस्तानी मूल के लोग ही थे दोषी या मुजरिम। लेकिन उसके बाद जो नए जो प्रतिवक्ता आए, जो प्रोसिक्यूटर आए, उन्होंने उनके निर्णय को बदल दिया और उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई और वो लोग दोषी पाए गए। तो ये बात इसमें उठती है। लेकिन ये कियर स्टार्मर का कहना है कि मुझे इंडिविजुअल एविडेंसेस का उस समय पता नहीं था और मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। और ये बात भी सही है कि उनके रहते हुए बहुत सारे लोगों पर मुकदमे चले हैं और दोषी पाए गए हैं। लेकिन ये भी सही है कि पुलिस को इस बारे में काफी हिदायतें दी गई और प्रेशर डाला गया कि भाई देखिए, ये जातीय मामला, रेशल मामला हो जाएगा, तो आप ये पाकिस्तानी लोगों का इसमें नाम नहीं लीजिए, उनकी एथनिसिटी की बात मत कीजिए। तो ये मुद्दा अब नए सिरे से फिर से उभर के आया है जब से मस्क ने इसको उठाया। जी, जब से मस्क ने उठाया है तो ये मुद्दा और ज़्यादा तूल पकड़ रहा है और कीथ स्टार्मर के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है। धन्यवाद आपका कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रिटेन की राजनीति में ये मुद्दा तेज़ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई, किस तरह से धरती गर्म होती चली जा रही है। जो आंकड़े अभी तक हैं उसके हिसाब से ये साफ है कि ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि तापमान साल दर साल बढ़ रहा है और लगता है कि दुनिया को इसकी चिंता ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया इसके नतीजे भुगत रही है। इन तस्वीरों को देखकर यह एहसास करना भी मुश्किल है कि दुनिया में गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सच है, गुजरा हुआ साल यानी 2024 दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। वैसे हकीकत तो ये है कि पिछले 1.25 लाख बरसों में पिछले 10 साल अब तक के सबसे गर्म साल रहे। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध सूबे के सखर की हैं। पिछले साल मई की लोगों को गर्मी से बचने के लिए राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी।
दुनिया के दूसरे इलाकों में भी हाल ऐसा ही रहा था। पिछले साल 10 जुलाई का दिन दुनिया का सबसे गर्म दिन रहा। उस दिन दुनिया भर का औसत तापमान 17.16 डिग्री था। पेरिस समिट में ये तय किया गया था कि हर स्तर पर ऐसे उपाय किए जाएं कि दुनिया का तापमान ज्यादा से ज्यादा 1.5 डिग्री तक ही बढ़े, लेकिन ये वक्त से पहले ही 1.6 डिग्री तक बढ़ चुका है। इस दौरान जापान में 1.57 डिग्री और ब्रिटेन में 1.53 डिग्री की औसत बढ़त रही है। 2024 में आबोहवा में बदलाव की वजह से गर्मी के दिन 41 और बढ़ गए। ये जलवायु परिवर्तन ही है कि कहीं कैलिफोर्निया के जंगलों में इस कदर आग धधकती है कि हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। स्पेन में भयंकर बारिश की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर है। जापान में 80 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ती है और पाकिस्तान में गर्मी की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि जब तक दुनिया जीवाश्म ईंधन जलाना जारी रखेगी तब तक यही हाल रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये अकेली वजह नहीं है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हश मनी मामले में उन्हें राहत दे दी है मैनहट्टन कोर्ट ने। हश मनी मामले में अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फैसला आया है। हश मनी मामले में आज उन पर फैसला आना था, लेकिन उन्हें कुछ राहत मिल गई है और वो जेल जाने से बच गए हैं। मैनहट्टन की अदालत ने उन्हें ये फैसला सुनाया है, लेकिन इस पर उन्हें सजा नहीं हुई है। तो ये एक बड़ी खबर है। इसका इंतजार आज लोगों को था। उन्हें पहले राहत नहीं मिली थी, मुकदमा चला हश मनी केस में, और उसके बाद ये फैसला आज आया है। मैनहट्टन की कोर्ट ने ये फैसला दिया है। कल ट्रंप को राहत मिली है हश मनी केस में। मैनहट्टन कोर्ट से उन्हें राहत दी गई है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। इस फैसले का इंतजार था। अब ये ट्रंप के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि ये डर था कि क्या उन्हें सजा भी हो सकती है इसमें। जी देखिए, सजा तो नहीं हुई है, या कह सकते हैं सजा हुई है, लेकिन उसमें कोई जेल टर्म नहीं है या उनको किसी जेल में नहीं रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक लार्जर पिक्चर देखें कि किसी प्रेसिडेंट इलेक्ट को जब वो अब ऑफिस अज्यूम करने वाले हैं, राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं 20 जनवरी को, और उससे पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि वहां की सुप्रीम कोर्ट से भी वो बात करें, या वहां पर भी एक अर्जी उन्होंने डाली थी कि इस पूरे फैसले में थोड़ी देरी दी जाए या कुछ समय दिया जाए जब तक वो शपथ न ले लें। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया, और अब जो है कोर्ट की तरफ से अभी जो फैसला आया है कि हालांकि उन्हें जेल टर्म नहीं होगी, लेकिन एक राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, अगर उनके रिकॉर्ड में 34 ऐसी चीजों के लिए सजा मुकर्रर की गई है या उन्हें सजा याफ्ता बनाया गया है, तो किसी भी राष्ट्रपति के लिए शायद पहली बार होगा। और अगर आप इसको इस तरह से भी समझना चाहें कि हेड ऑफ स्टेट, किसी स्टेट के जो हेड हैं, अगर उनके करियर में या पॉलिटिकल करियर में इस तरह के चार्जेस लगते हैं, तो फिर आपकी एक लेजिटिमेसी पे सवाल उठ जाता है। और जिस तरह के समय में डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, वहां के आंतरिक हालात जो हैं, चाहे अर्थव्यवस्था की हो या लॉस एंजलिस में जो फायर वाला इंसिडेंट हुआ है, कई घर वो जल गए हैं और कई तबाही हुई है, और या जियो पॉलिटिक्स में जिस तरह से अमेरिका अपने आप को कह सकते हैं बहुत लेजिटिमेट पावर समझता है, उस पे कहीं ना कहीं उस साख पे जरूर बट्टा लगेगा। जी जी, शुक्रिया आपका गजाली। तो कुछ राहत भी है, लेकिन एक तरह से सज़ा भी है, और ये पहली बार है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट को पर इस तरह के मुकदमे चल रहे थे। 34 मामलों में वो छूट गए हैं। हश मनी केस में भी उन्हें कोई जेल की सज़ा नहीं हुई, तो उन्हें इस तरह से राहत ज़रूर मिली है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, जैसा गजाली कह रहे थे, उनकी क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर पहले ही लगा है। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त ये कि ट्रंप को राहत मिली है। और NDTV दुनिया में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।